हेलो गाइस, ये पार्ट नंबर हमारा 2 है। पहला डिस्कनेक्ट होने के कारण कंप्लीट नहीं हो पाया था। हम इस क्लास को पूरे कंप्लीट करेंगे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व तो कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। बर्फ पानी के जमने से बनती है, जिसकी संरचना में अत्यधिक क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं। यानी कि जो आइस होता है उसके बीच में गैप होता है, जिसके वजह से आइस हल्का भी लगता है, उठाएंगे तो आप रह जाते हैं, जो पानी में नहीं होते हैं। यह पिंजरे की तरह केज लिंक संरचना बना लेती हैं, जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है। यानी कि आयतन जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अतः बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, इसको तो आप पेन कापी लेके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं फिर भूल जाएगा। इसलिए निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। अब सेल्सियस में बदलने के लिए जैसे आपका केल्विन में दिया हुआ है 300 और 573 केल्विन। अब इसको आपको सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे। जैसे आपका ये सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो केल्विन दिया हुआ है सेल्सियस में कितना होता है, -273 होता है। तो जो केल्विन में दिया है उसमें आप सेल्सियस को माइनस कर देंगे तो कितना क्या आ जाएगा, आपका डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो सेल्सियस में तापमान आपका जो है, तो इसमें किस में दिया हुआ, केल्विन में कितना दिया हुआ, 300 केल्विन, लेकिन आपको डिग्री सेल्सियस में कितना दिया हुआ लगाइए। इसमें ये मिस्टेक लिखा टाइपिंग है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ 273 है, ना कि 33 है। ठीक है गाइज। फिर ऐसा नहीं कि आप लोग ये बोलें कि मैडम आपने गलत बताया है। गलत नहीं है, ये प्रिंट मिस्टेक है। ये 273 है, ये 3 एक एक्स्ट्रा लिख गया है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है कि 300 माइनस कितना कर देंगे, 273 कर देंगे, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में माइनस में जो है तो आपका ये 273 होता है। फिर तो इसमें जब 300 में 273 माइनस कर देंगे तो 27 आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो 573 दिया हुआ है और इसको जो है तो आप 273 जो है तो माइनस करेंगे इसमें से डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो उसमें आपका केल्विन में जो है तो जो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसे माइनस कर देंगे, और जो जब आप केल्विन निकालेंगे तो उसमें 273 प्लस कर देंगे, जो डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जैसे इसमें देखिए 250 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो 100 में आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, जल जो है तो बॉयल होने लगता है और उसमें गैस भी बनने लगती है। और जब 250 है तो यानी 250 है यानी 100 से भी ज़्यादा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें गैसीय अवस्था में हो जाएगा। हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा 250 डिग्री सेल्सियस जो कि क्वथनांक से काफ़ी उच्च ताप पर है। अतः इस ताप का जल किसमें हो जाएगा, गैसीय अवस्था में, यानी कि भाप में बदल जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस जो है द्रवीय तथा गैसीय अवस्था दोनों होंगे, क्योंकि तब द्रव भी रहता है और उसमें से भाप भी बन के निकलती रहती है 100 डिग्री सेल्सियस पर। जल उबलकर भाप में बदलने लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। यानी कि जो वायुमंडलीय में गैस है तो वो द्रव में कैसे परिवर्तित होगी। तो दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे और इस प्रेशर बढ़ा देंगे और टेम्परेचर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जाता है। विधि, एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन से संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने पर
पदार्थ के कण क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, समीप आ जाते हैं तथा द्रव में बदल जाते हैं। ये देखिए जैसे इसमें दिया हो, पहले गैस में किस तरह से है, ये दूरी दूरी एक कण है, फिर आपका इसमें जो है तो द्रव में थोड़ा सा, मतलब ये जो द्रव में है पास, थोड़ा पास में आ गए, और ये जो है आपका सॉलिड में क्या है, बिल्कुल पास पास में आ गए। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी आर्द्रता कम होती है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से क्या होता है, शीतलता उत्पन्न होती है। अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र पोर्स होते हैं जिनसे पानी बाहर रिसता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रोसेस होती रहती है। वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके को ठंडा करता है और शेष बचे जल में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। चूंकि घड़े एवं जल में ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसीलिए मटके का जो जल है क्या होता है, ठंडा हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि वाष्पीकरण की प्रोसेस के कारण ही मटके का जल जो है तो ठंडा होता है। एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कारण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकरण हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण ही शीतलता होती है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह को क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। यानी कि जिसका जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उसमें जो है तो जल्दी चाय ठंडी होगी, और जो जितना सकरा बर्तन होगा उसमें टाइम लगेगा। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा उतने जल्दी क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं जिसमें पसीना अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस प्रक्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। अब देखिए आपका केल्विन में दिया हुआ है और सेल्सियस में चेंज करना है। तो जो केल्विन में दिया हुआ है और जो आपका ये सेल्सियस होता है उसमें जो है 273 माइनस करने पर क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। केल्विन में 293 केल्विन दिया हुआ है और उसमें 273 जो है तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसी प्रकार 470 दिया है, 470 केल्विन, तो 470 केल्विन में 273 जो है तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 197 डिग्री सेल्सियस। फिर निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करिए। जब केल्विन में बदलेंगे तो आपको जो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। तो केल्विन में आपको चेंजेस हो जाएगा। जो 273 है उसको किस में, ये जो डिग्री सेल्सियस दिया हो उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। 298 क्या हो गया, केल्विन हो गया। फिर इसके बाद 373 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो इसमें 273 जो है तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 646 केल्विन आ जाएगा। इस प्रकार से जो है तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपको बस इतना देखना है कि जब केल्विन में बदलना है तो जब आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो प्लस करना है, जब केल्विन में बदलना है तो 273 माइनस करना है और इसमें 273 प्लस करना है डिग्री सेल्सियस के लिए।
केल्विन के लिए प्लस करना है, डिग्री सेल्सियस के लिए माइनस करना है गाइज। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। मतलब इसमें पूछा गया है कि जो नेप्थेलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाते हैं। जो अपन पढ़े थे सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी फिर भी पहुंच जाती है। तो क्यों? विसरण के कारण पहुंच जाती है। जो अपन पढ़े हैं खाना के बारे में और ये आपका अगरबत्ती के बारे में और ये इत्र, ये सब क्या है? विसरण के माध्यम से पहुंच जाती है। तो देखिए ये क्या है कि नेप्थेलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना, यानी कि जो आपका नेप्थेलीन है ये क्या है? द्रव अवस्था में नहीं आएगा, सीधे डायरेक्ट किस में हो जाएगा? गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करिए। यानी कि जल है, चीनी है, ऑक्सीजन है। किसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होगा, किसमें सबसे कम होगा? तो सबसे कम किसमें होगा? ऑक्सीजन में होगा। सबसे ज़्यादा किसमें होगा? चीनी में, क्योंकि सॉलिड कौन है? चीनी है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, हवा है। जल क्या है? तरल है। इसलिए जो है तो सबसे ज़्यादा किसमें? चीनी में होगा आपका आकर्षण बल। कारण ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में गैसों से अधिक तथा ठोस में चीनी के कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था लिखिए। अब इसमें यह बताना है कि जो 25 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में मतलब जल की अवस्था क्या होती है। तो देखिए 0 में तो आपको पता है कि आइस जम जाता है। 100 में आपको ये भी पता है कि जल जो है तो बॉयल होने लगता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? द्रव अवस्था में जल रहेगा। इस प्रकार से क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस बर्फ अवस्था से द्रवीय अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक पॉइंट जो है तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है क्या है? बर्फ का क्या है? गलनांक है। मेल्टिंग पॉइंट दोनों है 0 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? द्रवीय अवस्था में क्या होगा? उबलता है और उसमें से क्या होता है? भाप भी बनती है। तो गैसीय अवस्था यानी कि वाष्प की अवस्था में भी होता है। इस प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। फिर पुष्टि हेतु कारण दें। जल कमरे के तापमान पर क्या है? द्रव है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं। इसीलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है और इसका एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है तथा यह दृढ़ होता है और बहने का गुण इसमें नहीं पाया जाता है। अब 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है जो पहले इसकी अवस्था को परिवर्तन करता है पहले, फिर उसके बाद उसमें क्या? ताप में वृद्धि करता है। परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 × 10⁵ जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ से 3.34 × 10⁵ जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए बर्फ अधिक जो है शीतलता प्रदान करता है क्योंकि जल किसी भी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों
ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। निम्नलिखित चित्र को देखिए और इसमें बताइए। अब देखिए इसमें क्या दिया है, ठोस है, द्रव है, गैस है। अब इसमें अपने को बताना है कि ठोस से द्रव में चेंज करने के लिए और द्रव से गैस में चेंज करने के लिए, फिर द्रव से ठोस में चेंज करने के लिए और उसमें से जो है आपका गैस से डायरेक्ट ठोस में चेंज करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो जैसे आपका जैसे क्या है, आपको जैसे जब ठोस से द्रव में होगा तो उसमें क्या होगा, ठोस से द्रव के लिए क्या होगा, संगलन होगी, फ्यूजन होगा। फिर जो है द्रव से ठोस में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। और द्रव से गैस में बदलने के लिए क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन होगा। और गैस से द्रव में चेंज करने के लिए कंडेंसेशन या संघनन होगा। फिर इसके बाद क्या है, आपको जब ठोस से डायरेक्ट गैस में होता है, जैसे कपूर के लिए अभी बताया गया आपका कि जो नेफ्थलीन की जो गोली है और कपूर है, ये कैसे ठोस से मतलब द्रव में नहीं होंगे, डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। और जब आपका गैस से डायरेक्ट ठोस में जाएगा, द्रव में बिना चेंज हुए डायरेक्ट गैस से जब ठोस में बनेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, डिपोजिशन या निक्षेपण कहते हैं। ये देखिए लोग गाइज, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप डायग्राम बना के इसमें आप लिख लीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आता आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। गाइज आप लोगों को क्लास कैसे लगी, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो कुछ समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट करिए हमें, तो हम फिर से बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच गाइज।